टूट फूट का शिकार तहरीक इंसाफ, ये संभलते संभलते फिर इस वक्त जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि ये जमात जो है वो फिर से बिखरने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया, तहरीक इंसाफ अपनी सुनामी की लपेट में आ गई है। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से खुद बानी तहरीक इंसाफ ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा है, इस्तीफ़ा लिया है। पार्टी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि 2 दिन पहले इद्दत केस के फैसले के बाद कारकुनान ने उमर अयूब और फैसल जावेद को घेर लिया था। कारकुनान बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए धरना न देने, सड़कों पर एहतजाज न करने पर रहनुमाओं से सवाल करते रहे। इसी दौरान फैसल जावेद और उमर अयूब को कारकुनान की तरफ से धक्के भी पड़े और फौरी तौर पर उन्हें वहाँ से जाना भी पड़ा। ये वही मौक़िफ़ है जो तहरीक इंसाफ की नाराज़ अरकान का है। उमर अयूब के इस्तीफ़े से पहले तहरीक इंसाफ के 27 मेंबरान कौमी असम्बली के एहतजाज मुस्ताफ़ी होने की खबरें गर्दिश कर रही थी, जो समझते हैं कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं है। रिक्वेस्ट होगी बतौर एक पाकिस्तानी मुझे सुना जाए, शायद ये आज मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। इसके बाद रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने भी ट्वीट किया कि अगर शहरियार आफरीदी ने इस्तीफ़ा दिया तो वो भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। लेकिन बाद में शानदाना गुलजार ने यह भी कहा कि PTI की सियासी कमेटी में बड़े मशकूक किरदार हैं। तहरीक इंसाफ के चंद अरकान इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, इसकी तस्दीक खुद सेक्रेटरी इत्तलात भी कर रहे हैं। और इसी दौरान शेर अफजल मरवत ने भी कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का नाम लेकर तनकीद की है, उन्हें कब्ज़ा माफिया करार दिया है। उमर अयूब के इस्तीफ़े के बाद उन्होंने शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है, जिसके जवाब में शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को गैर अहम करार दिया है। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ सेक्रेटरी जनरल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पार्टी चेयरमैन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली भी ज़ेर गौर है। PTI चेयरमैन के लिए साबिक़ सदर आरिफ अलवी, जबकि सेक्रेटरी लिए पंजाब से किसी मुतहर्रिक नाम को उसको गौर किया जा रहा है। इन इख्तलाफात की खबरों में पार्टी सदर परवेज़ इलाही खामोश हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी वो साइडलाइन नज़र आते हैं। गुज़िश्ता दिनों उनकी चौधरी शुजात से मुलाकात की खबरें आई, लेकिन उनकी अहलिया इसकी तरदीद कर दी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर फैसल वावडा साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं। प्रोग्राम में स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली जो आपने मांगी। एक अहम मरहला गुजर गया, आप पहले इनकार करते रहे, इसी जगह पर यहीं पर ही बैठ के आपने कहा कि नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर आपने माफ़ी फाइनली मांग ली। क्या बैकग्राउंड बना? देखें, 2 चीज़ें। एक तो ये मैंने आपके प्रोग्राम में भी और हमेशा ये कहा कि मैं थड़े पे बैठने वाले से भी माफ़ी मांग लूँगा कैमरे के सामने अगर मैं गलत होऊंगा। यहाँ ये एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा मैंने कहा मैंने कंटेम्प्ट नहीं की। तीसरा ये कि जब मैं पहली हेयरिंग में, और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे मौका मिला कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके ऑनरेबल बेंच के आगे गया। पहली हेयरिंग में उन्होंने सारी डायरेक्शन अपनी जो भी मेरी सलाह या मेरी तंबी या मेरी करेक्शन के लिए की, उसमें कुरान और उसकी हदीसें और हाफिज़ कुरान जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने आयतें पढ़ी। तो मैं ना कोई फ़रिश्ता हूँ, ना मैं कोई आलिम दीन हूँ, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा नेक आदमी हूँ, अल्लाह में मुझे माफ़ करे, और एक इंसान हूँ। तो मैंने भी जाके स्कॉलर्स को किया। मुझे एक डायरेक्शन मिली, शायद अल्लाह ताला ने ये असबाब बनाना था मेरी, दिस इज़ द वे आई सी। तो उसमें मुझे 3-4 फाइंडिंग मिली। एक फाइंडिंग ये थी कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं पीस के लिए, आप ठीक भी हों और जस्ट के साथ खड़े हों, आयत है, उसकी हदीस है, उसका रेफरेंस नंबर है, तो वो अफजल है। सही। नंबर 2, बायस नहीं होना चाहिए जज को। नंबर 3, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जज को। नंबर 4, अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हदीस है कि आपको माफ़ी मिलनी चाहिए। तो ना मैं मज़हब से बड़ा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, ना मैं दीन से बड़ा हूँ, ना मैं आइन से बड़ा हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूँ। तो ये तो मेरा डे 1 स्टांस था। मैंने सरेंडर तो पहले दिन किया जब मैं गया उनके पास, ठीक है। उस कॉनोटेशन के अंदर उन्होंने अपॉलजी कबूल की। मेरा प्रॉक्सी का जो मामला था वो मैंने चीफ जस्टिस साहब को सामने वापस अर्ज़ की, और जब चीफ जस्टिस साहब और उनका ऑनरेबल पैनल समेत ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के साथ जो डिग्निटी, ग्रेस, क्लास और डिसेंसी से
क्या एक मनसब पे बैठे हैं, उनके कलम में गोली से ज़्यादा ताकत है, वो आपको कह रहे हैं कि हम आप पार्लियामेंटेरियन की इज़्ज़त करते हैं और करेंगे, तो आगे से मैं क्या कहूँ कि मैं फन्ने खान हूँ। मैंने कहा जी आप करें, आप, उन्होंने कहा आप हमारी थोड़ी सी कर लें। मैंने कहा सर आपकी थोड़ी सी नहीं 10 गुना ज़्यादा करेंगे और करके दिखाएंगे आपको। एहतियात बरतने को कहा, कोई गलत चीज़ नहीं उन्होंने मुझे की, मेरी इस्लाह के लिए की। मैंने उनको कहा, बाकियों ने कंटेम्प्ट किया, उन्होंने कहा आप उस लेवल पे ना आए। तो अगर उन्होंने मुझे मेरा स्टैचर या मेरी पोजीशन अल्लाह ने जो दी हुई है वो रिमाइंड करा दी एक बड़े के तहत भी, एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। आई टेक प्राइड, और मैंने अपना मौक़िफ़ भी दिया जी। तो मुझे ये दीनी तालीम ना मेरे पास थी, ना मेरे पास आज भी कंप्लीट है। शायद जितनी मिल गई वो इस असबाब से मिल गई, कोशिश करूँगा कि थोड़ी और तालीम मिले। ये जब आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई तो फिर ये आपका खुद का फैसला था कि अब पॉलिसी कर ली जाए, या आपको किसी ने मशवरा दिया? नहीं, देखिए बहन, मसला सारा ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं दीन से तो बड़ा नहीं हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। दीन मुझसे बहुत बड़ा है, आइन भी मुझसे बहुत बड़ा है, और सुप्रीम, और ये चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं किसी की अना का मसला नहीं है। तो अगर अना का मसला होता तो वो टांग देते, उन्होंने अना नहीं दिखाई, इतने बड़े मनसब पर बैठ गए, तो फिर मैं कौन होता हूँ अपनी अना दिखाऊँ? तो ये अना का तो झगड़ा था नहीं, ये तो एक चीज़ थी जिसकी कॉनोटेशन ऐसी ले ली गई, और उस कॉनोटेशन के तहत जब दीन ने भी मुझे बता दिया, और उसकी डायरेक्शन भी मुझे सुप्रीम कोर्ट ने पहले हियरिंग में दी, मेरी इस्लाह के लिए दी। शायद मामा अब दुनिया में नहीं है, शायद कोई ऐसी और चीज़ें मैं करूँ जिससे उनको सवाब मिल जाए, वो भी सब डिस्कशंस के अंदर मिली। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आई एम अ सेंट, कि मैं कोई फरिश्ता बन गया हूँ या कोई आलिम दीन बन गया हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी इस्लाह हो गई है। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें उस पैरामीटर, ना मुझे क्रिटिसिज्म से मना किया, ना ये कहा कि गलत को सही को, सही को गलत को। प्रॉक्सी वाली बात भी मेरा राइट अपनी जगह है, मैंने उनके आगे भी पेश कर दिया। तो ओवरऑल आई थिंक एक ये वाला मामला हो गया, उसके बाद फिर एक और भी अभी ज़बान ज़द आम हुआ हुआ है, समहाउ ट्रोल भी हो रहा है कि आपने आहता अदालत में सजदा शुक्र किया, तो सड़क पर सजदा शुक्र करने की कोई ख़ास वजह? देखिए बहन, मैं आपको बताऊं कि मैं दीनी आदमी नहीं हूं, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन ये जो लोग मुझे जानते हैं, अगर बुरी खबर आए तो भी मैं सजदा करता हूँ। अपनी अपनी फेथ लाइन की बात है। मैं अगर अच्छी खबर आए तो भी मैं सजदा करता हूँ, और सजदा आपसे अल्लाह का ही कर सकते हैं और किसी का कर भी नहीं सकते। तो मैंने सजदा शुक्र किया, वो चाहे सड़क थी, वो चाहे गाड़ी होती, चाहे वो आपका स्टूडियो होता, और अभी भी 100 दफ़ा शुक्र करना पड़ेगा, 100 दफ़ा सजदे करने के 1 करोड़ दफ़ा करने पड़ेंगे, मैं करूँगा। आई रियली डोंट केयर ये ट्रोल क्या समझते हैं, क्योंकि ट्रोल्स की औकात मैंने अपने जूते के ऊपर नहीं रखी, जूते के नीचे रखी है। मैं इनको मसलता हुआ आया हूँ, इनकी औकात यही समझता हूँ जो इस किस्म की बातें करते हैं। मेरे पास टाइम भी नहीं है सब चीज़ों को। हाँ, बहुत सारे लोगों को शायद तकलीफ़ है कि मैं बाइज़्ज़त अल्लाह के हुक्म से वापस आ गया, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं शुक्रगुजार हूँ। एक मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ आपने तहरीक इस्तेहक़ाक़ भी जमा करवाई थी जी, उसका क्या हुआ? देखिए जी, वो तो अभी तक वो सेनेट के अंदर है। देखिए वो तो मेरा राइट ऑफ रिजर्व है, मैं लेंगे वापस। वैसे अभी मैंने उसके ऊपर सोचा नहीं है, डिस्कस नहीं किया, मैं उसको डिस्कस करूँगा, एंड आई विल सी टू इट। क्योंकि देखिए जो वकार है ना, वो मजनूनी होगा, उसके प्लेटफॉर्म्स हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपका प्लेटफॉर्म भी है, आपका फोरम भी है, उस पर इम्यूनिटी भी है। शायद ये ज़रूर अब एजुकेट हो गया हूँ मैं कि कुछ बातें आप अपने फोरम पे करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उनकी बताई हुई हिदायत के ऊपर कोशिश मेरी होगी कभी ज़िंदगी में मेरी आने वाली नस्लों से भी किसी के वकार को ठोस ना पहुँचे। स्पेशली वापस नहीं लेंगे। देखिए जी, अभी तो एज ऑफ नाउ इफ़ यू आस्क मी, मैंने उसको सोचा भी नहीं है, और वो मेरा राइट है। वो मैं आऊँगा, अभी तो मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँगा, फिर आऊँगा तो मैं उसको देख लूँगा, ब्रेक में सोचेंगे क्या करना है उस पर। देखें वो तो एक इल्ज़ाम है ना मुझ पर, वो इल्ज़ाम एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसने मेरी ज़ात तक नहीं, वो मेरे ख़ानदान तक चला गया। आई हैव टू लुक इनटू इट। अगर मेरी ज़ात तक होता, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा उनकी ज़ात पे होता है, तुम उस लेवल, उन्होंने मुझे कहा तुमने उस लेवल पे नहीं है। मैंने उनको बताया कि सर उसने ये किया, उन्होंने कहा तुम उस लेवल पे नहीं आओगे, तुम्हें अल्लाह ने एक लेवल दिया, उस लेवल पे मेंटेन करो। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी। मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी मैं हर चीज़ माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी खानदान पे आएगी तो वो माफ़ी का राइट मेरे पास नहीं। सही। अब जरा ये पॉलिटिक्स पे भी थोड़ा सा आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर मचाया जब बजट आया, पेट्रोलियम लेवी के हवाले शोर मचाया गया, आवाम पर भारी भरकम टैक्स के हवाले से भी बात की गई, फिर मराहत में जो इजाफे हैं उस पर भी बड़ा शोर मचाया गया। मीटिंग्स छोड़ के चले गए, पहला बजट इजलास हो रहा था, उसके बाद सारी चीज़ें होती रहीं जी, वज़ीर दाखिला भी मिलने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी मिलने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती रहीं। देन फाइनली हुआ ये कि वो मराहत वाली चीज़ भी मंजूर हो गई, आवाम के ऊपर भारी भरकम टैक्स भी मंजूर हो गया। क्या हुआ ये? देखिए बहन, मैंने तो बहुत अरसा पहले ही कहा था कि ठोक बजा के डंके की चोट पे बजट
बजट पास होगा, ठोक बजा के डंके की चोट पे निचकारी होगी, ठोक बजा के डंके की चोट पे ऑपरेशन होगा। तो फिर ये पीपल्स पार्टी क्या करेगी? ठीक है, देखिए वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना मामला है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। बाय एंड लार्ज जो मैंने कहा था वो अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी अल्लाह ने इज्जत रखी है, आज भी इज्जत रखी है, वो सब चीज़ें हुई और आगे भी जो बता रहा हूँ वो भी होगा। जो कल रात बताया वो तो आज ही हो गया। कल रात रऊफ खासा साहब के शो पे मैंने बताया कि ये अब ये डेजिग्नेशन जो आया है पीटीआई की तरफ से ड्रामा होगा और उसके ऊपर एक कहानी होगी और वो वापस ले लेंगे और वापस हो जाएगा। तो वो एग्जैक्टली आज वो हो गया। मैंने कहा पार्टी के अंदर टुकड़े हो गए, डिवीजन हो गए, मुझे नहीं पता। इसमें मैं आती हूँ, लेकिन मैं पहले जरा स्पेसिफिकली इस पे बात करना चाह रही हूँ ना कि भारी टैक्सेस अवाम के ऊपर और अपनी वरात मंजूर करवा लेना। देखिए एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आप बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस के लिए भारी भरकम वरात का मंजूर हो जाना। देखिए मेरी तो मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ सेनेट की, तो मेरे वो हैं संजय मांडीवाला साहब, बड़े एक्सपीरियंस और बड़े अच्छे तजुर्बेकार आदमी। उनकी सरबराही में हमने जो काम किया बहुत सारी अच्छी रिकमेंडेशन थी, लेकिन जिस रिकमेंडेशन में मैं खड़ा हुआ अल्लाह की मेहरबानी से वो तो उनको रिवर्स करनी पड़ गई और वो पाकिस्तान के लिए थी, मेरी ज़ात के लिए नहीं थी। उसको भी एक हवा यानी घटिया अनरिकग्नाइज उनकी कोई शनाख्त नहीं। ट्रोल्स ने कहा कि जी मेरा कारोबार है, मेरा कारोबार नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट था। उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तानी का काम है और उसमें जो भी नेग्लिजेंस हुई है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, वो अल्लाह की मेहरबानी से रिवर्स हो गया। लेकिन बहुत सारी और रिकमेंडेशन थी, स्टेशनरी थी, दूध था, बारात थी, उसमें कुछ नहीं हुई, मेजॉरिटी नहीं हुई। सेनेट कमेटी सुना है मैंने एक है, मैं भी कंफर्म करूँगा। देखिए अगर जिन मुश्किलात में हम हैं, IMF साहब भीख मांग रहे, कर्जा मांग रहे, जब कर्जा मैं आपसे बहन आके मांगूंगा कि बहन मुझे 100 रुपये दे दें, तो मैं शराइत भी आप ही की मानूंगा, कुछ मनवा लूंगा, कुछ आपकी मानूंगा। तो जिन हालात में हम हैं और जो पोलराइज सिचुएशन है और रोज़ एक तमाशा ड्रामा लगा हुआ है गालम गलोच का, तो आप कर्जा जब लेने जाएंगे तो शराइत भी लेनी पड़ेगी और लोड़ी बर्दाश्त करना, चाहे पीटीआई होती, चाहे सारी पार्टियां मिल जाती हैं। इन हालात में फैसल भाई फिर हुकूमती अरकान की इमरात में इजाफा बनता है असेंबली अरकान के? देखिए वो तो आपका बड़ा सेंसिबल सवाल है कि 30% आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, 30% आप अपनी कॉस्ट कम कर देते तो बहुत अच्छा होता और ऐसा होना चाहिए था और ये गलत हुआ। ये तक तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरी बसात में मैं वही कर सकता हूँ। हमने तो सेनेट में भी कहा था कि मराद जो है वो 30% कम कर दें। पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। अब जो आप पीटीआई वाली बात कर रहे थे, अब कल हमने एक इस्तीफा देखा फैसला आने के फौरन बाद ही, उस पर आपने जो अपनी बात की वो आज सब कुछ हो क्या चल रहा है पीटीआई के अंदर? कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, जो देरीना कारकुनान है, जो पुराने रहनुमा है, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये धड़ेबंदी हो रही है? देखिए बहन, धड़ेबंदी तो नहीं इसको कह सकते, धड़ेबंदी तो 2-4 को कहते हैं। जब सैकड़ों में आ जाए तो उसके टुकड़े कहते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कहते हैं उसके। मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था। दूसरा है कि ये पार्टी की जो शक्लें हैं, ये तो हमने कभी 800 की मीटिंग में भी उछल कूद करते हुए इनको देखा ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए हम नॉट दैट आई एवर वांट टू गो बैक टू पीटीआई, जिंदगी में कभी अल्लाह बड़े बोल से बचाए, जो चली गई जगह उधर से आप निकल गए, खुदाफिज हो गई आप। लेकिन तकलीफ तो होती है कि हमने 14 साल 15 साल अपनी ज़िंदगी उनको दी है, खान साहब को दिए, और उनको इस हालत में देख रहे हैं और इन्हीं लोगों की वजह से दलदल में और मजीद दलदल में चले जाएंगे। और मैंने यही कहा था कि वो नहीं निकलेंगे और नहीं निकलेंगे और नहीं निकलेंगे, और वो ये वैसा ही हो रहा है, बाकी अल्लाह ताला को पता है। और मजीद ये उनको तबाह कर रहे हैं और मजीद ये लेटे हुए हैं, मिले हुए हैं, एहतजाज भी बता के करते हैं, जो कमरे में बात करते हैं वो बाहर जाके बात करते हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हल्फ रख रहे हैं, उनको बुला लें, मुझे बुला लें। अगर वो हल्फ पे बोल देते तो मैं कहूँगा मैं झूठा था, ठीक है जी। सो ये ड्रामेबाजी कौम भी जान गई है, पार्टी के लोग भी जान गए। और देखें मैं आपको बताऊं, जैसे लोग हैं उमर चीमा जैसे लोगों का कोई नाम लेने को तैयार नहीं, जो कुर्बानियां देते रहे, जो 20-20 साल से पार्टी के अंदर है, ना उनको टिकट मिला। तो हमने तो जब वो गवर्नर बना तो उसमें ही मैंने लड़ाई की। शिबली फराज साहब के आप लाख मुख्तलाफ करें, मेरा इज्जत का रिश्ता है, मैं उनके लिए भी लड़ा, उनको बात पता है, वो भी मेरी तरह है, बोल देते हैं। अभी जो पार्टी के नाराज अरकान है वो ये गिला भी कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आ रहा है कि वो तो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। तो ये मैं जब आपको बहन गला फाड़ के कह रहा था तो आप लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। आप लोग हर मेरी बात को 3 महीने बाद कहते हैं हाँ वैसा ही हो गया, ठीक है। अभी तो अल्लाह ने इज्जत रख ली, कल जो बात बोली वो आज ही हो गई। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने अपने व्हाट्सएप दिए हैं चैट्स कि ये खान ने कहा, ये खान ने हिदायत दी, ये 9 मई के लिए की, ठीक है। ये अगर खान साहब बाहर आ गए तो ये बौने जो हैं कहाँ जाएंगे? ये तो कभी हमने 800 की मीटिंग के अंदर भीड़ में भी इन लोगों को, मेजॉरिटी में लोगों को नहीं देखा, हम तो जानते ही नहीं इनकी शक्लों को, ठीक है। तो मैं हो गया, अलीम खान साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, इमरान इस्माइल हो गया, फवाद चौधरी हो गया, हम लोगों ने तो इस पार्टी के अंदर बड़ा खून दिया था।
ठीक है। और मैंने, अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब लाहौर, जहांगीर तरीन इस्लामाबाद, मैं कराची, मॉरल, फाइनेंशियल, पैसा पानी की तरह, खून पसीना सब लगाया हमने, ठीक है। आप भी ये शो कर रही हैं तो इस कैमरामैन के बगैर आप नहीं कर सकती, इन लाइट्स के बगैर नहीं कर सकती, इन कैमरामैन के तहत नहीं कर सकती, माइक के बगैर नहीं कर सकती। तो हम, आप वो इमरान खान साहब थे, हम माइक थे, कैमरामैन थे, तो वो वजीर आज़म कुर्सी तक बैठे, अल्लाह ने उनको बिठाया उस कुर्सी के ऊपर, लेकिन हम वो सारे हिस्सा थे उस शो को रन करने का। और मैं तो निकाला भी तब गया जब इमरान खान साहब चांद पे बैठे थे और पार्टी आसमान से बातें करी थी। और मैं उन बेशर्मों से नहीं हूँ कि हाथ बांध के माफिया मांग के आया हूँ, खिलाफ बयान दिया और मैं तो नहीं चाहता था खान साहब को इस जगह तक जाने देखते हुए। अब लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा फैसल भाई, यही एक पोजीशन इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने भी ली हुई है, और फवाद चौधरी साहब ने अभी अपने इस्तीफे के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे का ट्वीट जो है वो एक बहादुर सर्विस ऑफिसर ने किया था, और उस ट्वीट से पहले गालिबन आपने भी बताया था वो आप ही के साथ थे। देखिए क्या कहानी थी वो? देखिए मेरे ख्याल से मैंने फवाद का ये बयान सुना नहीं है। जी। आप बता रही हैं, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि फवाद इतनी इररिस्पॉन्सिबल बात करेगा। की है तो उसकी कॉन्टेक्शन कुछ और हो सकती है, उसको रीफ्रेज करना या रिकन्फर्म करना ज़रूरी है जी। आप ही उससे कर लीजिएगा। दूसरा ये कि पीटीआई खुद छोड़ी थी फवाद चौधरी ने। देखिए हम जैसे लोगों की ना पार्टी, हम सिंगल हैंडेड थे। मैं खान साहब को रिपोर्ट करता था, हिदायत उनसे लेता था, तो मैंने मॉरल काम नहीं किया। खान साहब के 14 साल के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं मेरे पास, मेरे भी उनके पास गए हुए, लेकिन वो मेरे साथ कब्र में जाएंगे ना, कभी बाहर आएंगे। मैं कभी नहीं कहूँगा मेरा फ़ोन अल्लाह माफ़ करे हैक हो गया और निकल गए, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छे टाइम के मेरे लीडर ने मुझसे बातें की थी, वो वैसी रहेंगी ज़िंदगी भर और मेरे साथ कब्र में जाएंगी, बाहर नहीं आ सकती, ना किसी के हाथ लग सकती हैं, बहुत डैमेजिंग भी हो सकती हैं बातें, मैं अपने हटा दूँ उनके दिखा दूँ। फवाद चौधरी ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी, देखिए फवाद चौधरी मैं समझता हूँ कि उस वक्त के हालात में सभी निकल गए थे, उनका अपना डिसीजन था पार्टी छोड़ने का। देखिए हर आदमी कोशिश करता है कि हॉट वाटर्स में ना आए, तो उनकी भी वही सोच होनी चाहिए, हुई थी या हुई थी वहाँ उस वक्त। अब अगर अब उसको वापस जाना चाहते हैं तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो गैरत की पॉलिटिक्स करता हूँ। उस वक्त जो स्टांस पे आप खड़े हो गए, बस फिर आप उस पर खड़े रहें। ये तो बता दें, इस्तीफे से पहले आपकी क्या बात हुई थी फवाद से? देखिए वो तो मेरी कॉन्फिडेंशियल बात है, दोस्त से दोस्त की बात है, वो तो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर उसने ऐसा कोई बयान दिया है तो आई थिंक उसको वापस रीथिंक करके रीफ्रेज करना होगा, या फिर उसके दो मतलब होंगे उस मीनिंग के, हम एक मतलब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ कोई पाकिस्तान में अफसर ऐसा नहीं पैदा हुआ दुनिया के अंदर। हाजिर सर्विस ने ट्वीट किया। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में कहीं भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा हाजिर सर्विस, बड़े से बड़ा आदमी भी आपके ट्विटर को हैंडल करके खुद ट्वीट नहीं कर सकता, सिंपल इज दैट। ठीक सर, ऐसी इत्तलात, ऐसी खबरें भी हैं कि आरिफ अलवी साहब को पीटीआई की चेयरमैनशिप दी जा सकती है, जबकि जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके लिए पंजाब से किसी नाम पर गौर हो रहा है, और वजीर आला केपीके की तब्दीली में भी पीटीआई गौर फिक्र कर रही है। देखिए मैंने जब वो वजीर आला बने तभी कहा था कि मैं उन मनसबों पर उनको बहुत लंबा नहीं देख रहा। आपको याद होगा, आपकी शो भी मैंने कहा था। दूसरी चीज़ ये कि मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सदाकत है आरिफ अलवी साहब की, क्योंकि आरिफ अलवी साहब जब इमरान खान की पार्टी की बदौलत, इमरान खान साहब की बदौलत प्रेसिडेंट सदर थे, तो उनको उन्हीं के लीडर ने कुछ कहा था एज प्रेसिडेंट करने को, जो उन्होंने नहीं किया। तो खान साहब भूलते नहीं है, तो वो भूले नहीं है, और आप मनसब पे ओवर टाइम गुजार कर अब बाहर आके आप उनके हमदर्द बन जाएं, तो ना लीडर पागल है ना कौम पागल है। तो ये कोशिश हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, सोच हो सकती है कि ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मैं आपसे कहूँगा कि अल्लाह मियां की मसला अपनी जगह है, फिर तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ कभी आते हुए, ठीक है, खान साहब को बाहर। अगर इस तरह के अभी मजीद फैसले भी करने हैं, मेरा ख्याल है कि पार्टी में खान साहब को रीथिंक करने की जरूरत है। फैसल वारिया के मुताबिक आरिफ अलवी चेयरमैन नहीं बन सकते पीटीआई, नेवर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहम गुफ्तगू प्रोग्राम में हो रही थी, फैसल वारिया साहब सीनियर सियासतदान सेनेटर मेरे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।